नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बैक। आदित्य जी, एक तरफ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसा दिया है बुरी तरह से अफगानिस्तान के हाथों, और दूसरी तरफ अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हो गई है। इतनी तिकड़मों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं, और कैसे रोना धोना मच गया है व्हाइट हाउस में। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ी अमेरिका की बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। पहली बात तो इस प्राइज के लिए कभी आपको कैंपेन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नोबेल कमेटी का एक पैटर्न है, वो उस पर डिसाइड करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर या जो भी हमको तो भारत का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बाकी देशों का नहीं है। यासर अराफात का भी हम लोग का एक्सपीरियंस, को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये वहीं पर दिया गया है जहां पे कोई कैथोलिसिज्म के इंटरेस्ट को बचाता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेस्टेंट है और बराक ओबामा मिक्सचर है, इस्लामिज्म और कैथोलिसिज्म उन सब के मिक्सचर है। तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये अगर वो ये नोबेल पीस प्राइज दे देते तो वॉर्स बढ़ने वाले थे इस दिशा में। तो उन्होंने वो सब डिसाइड किया। तो उन्होंने ये प्राइज वेनेजुएला के अपोजिशन के लीडर को इसलिए दिया क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी खोल देगी। वो कैथोलिसिज्म की है, और ये कोई इसलिए नहीं दिया गया कि वो शी वॉज ए वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड, इसलिए कोई रीजन नहीं है। अगर वो उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वेनेजुएला में, एंड शी माइट कम बैक टू पावर रिप्लेसिंग मदुरो, देन पूरे के पूरे ऑयल फील्ड्स पश्चिम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। हु अर्न्स द मैक्सिमम मनी? द चर्च। ये था एक्चुअली। अगर मदुरो को ये हटा के ही वुड हैव कैप्चर्ड इट, अब वो तो हटाएगा भी किसी भी हालत में। अगर वो कैप्चर कर लेता है देन द होल द मनी विल गो टू अमेरिका। तो इसलिए इसको बड़ा चालाकी से उन्होंने अवार्ड दिया कि ट्रम्प का पर्पस भी सॉल्व हो जाए और उनका भी पर्पस सॉल्व हो जाए कि चर्च वहां पे स्ट्रांग हो जाए। और जैसे ही चर्च स्ट्रांग होगा, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, वहां पे तुरंत उसके सारे नेचुरल संसाधनों पे दुनिया लूटना शुरू कर देगी, स्पेशली द यूरोपियन वेस्ट एंड अमेरिकन वेस्ट। दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दो ब्लॉक्स हैं वेस्ट के, एक है प्रोटेस्टेंट ब्लॉक है, एक कैथोलिक ब्लॉक है। तो ये विक्ट्री है कैथोलिक ब्लॉक की, जिसको नॉर्वे बिलोंग करता है बाय द वे। सो उन्होंने बड़ा चालाकी से एक तीर से दो निशाने मारे। अब ट्रंप को नहीं मिला, ये पर्सनल लॉस है ट्रंप का, ये देश का लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स देखें, ये इसमें यूरोप की विक्ट्री है और साथ में अमेरिका की भी कुछ हद तक विक्ट्री है कि अमेरिका को सिर्फ मदुरो निकालना है, तो वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। सो वेनेजुएला को इसी पर्पस के लिए दिया गया है कि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस अब आसान हो जाएगा बाय पुटिंग द अपोजिशन लीडर। एंड और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देने से दे हैव प्लीज द यूरोपियन मास्टर्स आल्सो, क्योंकि ट्रंप इज नॉट पॉपुलर इन यूरोप। और जिस तरह इसने नोबेल कमिटी इज ए प्राइवेट कमिटी, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और उनका एक ही पर्पस होता है कि हर जगह क्रिश्चियनिज्म को बढ़ाना, कैथोलिसिज्म को बढ़ाना, और जो भी उसके लिए फेवरेबली काम करता है उसी को दिया जाता है। जो नोबेल पीस प्राइज कमिटी, इसलिए मैं बार बार बोलता था पहले कि मोदी जी को भगवान करे ना मिले, इट्स नॉट अगेंस्ट हिम, नहीं तो मोदी जी की वैल्यू खत्म हो जाएगी दुनिया में। जब लोगों को लगेगा कि ये तो डीप स्टेट का आदमी है, ऐसा लगेगा लोगों को। तो इसलिए मैं बोलता था, तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए डिसाइड करता है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और नोबेल पीस प्राइज कमेटी पहले नॉन पॉलिटिकल होती थी, अब वो पूरी तरह पॉलिटिकल है। इट इज पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिकल नेटवर्क। जैसे भारत में जिनको दिया, पाकिस्तान में दिया, इसलिए दिया कि भारत में हिंदुइज्म, जो सनातन धर्म कमजोर हो, और पाकिस्तान में क्रिश्चियनिज्म बढ़े, इसलिए दिया उन्होंने मलाला को। और पैसा भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो प्रो क्रिश्चियन बातें करती थी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर ट्रंप को नहीं दिया है तो एक तो उन्होंने बेइज्जत करी ट्रंप की फॉर टेकिंग केयर ऑफ यूरोप इंटरेस्ट, दूसरा उन्होंने यूरोप के लिए ऑयल फील्ड सिक्योर कर लिए वेनेजुएला में, और तीसरा मदुरो को कमजोर कर दिया, बिकॉज मदुरो इज एक्चुअली गुड फॉर वेनेजुएला।
ये जो जितनी भी न्यूज छपती है एट्रोसिटी लिटरेचर से, इसको मार दिया उसको मार दिया, सम ऑफ देम आर ट्रू, लेकिन उसका कोई वाई पे नहीं जाता है क्यों ऐसा हुआ। जैसे मोदी जी जी के विरुद्ध कितना कैंपेन किया था कि उन्होंने गुजरात में क्या किया, सब झूठ था वो। अब वो प्रूव नहीं कर पा रहा है कैसे सब झूठ है, बट उसको ब्लेम किया जाता है। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मदुरो ऑल्सो, लेकिन मैं बोलता हूं कि वो अपने देश के तेल को बचा रहा है, देश के संसाधनों को बचा रहा है। और इलेक्शंस लार्जली फ्री एंड फेयर थे बाय द वे, कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई थी। उसने खुद ही उसने रिपोर्ट दिया, उसने बोला देखो कहाँ धांधलेबाजी है। एंड मेजोरिटी ऑफ वेनेजुएलन्स अगर सपोर्ट उसको नहीं करते तो पूरी बोलीवार की आर्मी कैसे लगती है अभी सपोर्ट के लिए। दिस शोज कि पूरा कैंपेन वॉज झूठा, वो ट्रिगर्ड कैंपेन था, अदृश्य राज्य अमेरिका का, अदृश्य राज्य यूरोप का, दोनों का कंबाइंड। आदित्य जी, चलिए डोनाल्ड ट्रंप की तो बेइज्जती होगी, लेकिन वो ग्रेसफुली इसको ले भी नहीं पा रहे हैं ना। क्या जरूरत थी व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट जारी करके कहने की कि वो तो जो कमेटी है वो तो पॉलिटिकल है, उसने तो मानवता का पहलू ही नहीं देखा, साथ साथ युद्ध रुकवाए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब बोलकर तो और एक निचले स्तर पर गिर गए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी या व्हाइट हाउस। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है व्हाइट हाउस में। तो ये जो लिखा है ये कैरोलिन लेविट ने लिखा होगा बाय द वे, और वो तो डाई हार्ड ट्रंप की बेटी के जैसे बिहेव करती है वो ना। ये बिल्कुल लिखना नहीं चाहिए था, एक्चुअली बड़ी शर्म भी आती है उसमें। और ये बात तो सत्य है, वो तो पॉलिटिकल है, नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज कमेटी इज पॉलिटिकल, तो उसका तो पर्पज ही है रिजीम चेंजिंग कराना। और ट्रंप को, अब ट्रंप इतना कैंपेन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिला ना इसको नीचे दिखाने का। अब कौन सा 7 वॉर्स इसने रुकवाए, कौन से रुकवाए? एक भी नहीं रुकवाया। भारत का सिंदूर चल रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया का कैंपेन पॉज किया गया है, वो रुका नहीं है। कॉन्गो रुवांडा का पीस वापस ब्रेक हो गया है। पैलेस्टाइन और इजराइल का सबको इंसिडेंट मालूम है। अभी पैलेस्टाइन बोल रहा है कि 7 किलोमीटर पीछे हटो। अभी आप देखिएगा कल से सारे वॉर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला था जस्ट मेरे नोबेल प्राइज तक रोक के रखो। क्या वो कमेटी इतनी अंधी है, उसको ये सब पता नहीं लग रहा है क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स? और नॉर्वे ने तो हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट के विरुद्ध काम किया है, ये उसका इतिहास है। और नॉर्वे को जो उन्होंने हवा दिखाया कि मैंने रशिया यूक्रेन के साथ में संधि कराने जा, वो भी नहीं हुआ। तो देर इज नॉट ए सिंगल एविडेंस नहीं है कि जिसने कुछ रुकवाया है। 40 बार बोला भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर रुकवाया, अब भारतीय पार्लियामेंट में उसको रिफ्यूट किया है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके गवर्नमेंट ने सच बातें बोली है। तो नॉर्वेजियन कमेटी अंधी है क्या अगर दे देगी तो? और नॉर्वे का भारत में बहुत सारा इवेंजेलिकल मिशन चलता है कन्वर्जन का। अगर वो इसको पीस प्राइज दे देती तो क्या भारत और सख्ती से उनके ऊपर नहीं आता? तो उनको वो भी देखना है, ट्रेड भी देखना है। नॉर्वेजियन शिप्स, अभी देखिए भारत के पास शिप्स नहीं है, नॉर्वे के शिप्स यूज होते हैं तेल के लिए, तो क्या वो अपनी रोटी रोजी बंद कर देंगे? तो देयर वर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। और ट्रंप को लगा कि सब लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो दे आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। वो अब बोलना बंद कर दिया, लोगों ने अपोज करना ही बंद कर दिया है। कितने बार झूठ बोलोगे? और इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलने से अभी एक बात तो सबको पता लग गया है कि व्हाइट लाइज इज रियल। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो। अभी एक अमेरिकन कमेंटेटर ही बोल रहे थे डेमोक्रेट प्लेटफॉर्म से, बोलते हैं कि इतना बेशरम व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। अभी अमेरिकन पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, इतना बेशरम व्यक्ति देखा नहीं जिसने अमेरिका की बेइज्जती करने में कुछ भी मौका नहीं खोया। इसने कुछ भी मौका नहीं खोया इस व्यक्ति ने। और मैं तो सबसे सरप्राइज इसलिए हूं कि इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस इतने सारे हैं, उन्होंने जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं उसको बोला जाके कि तुम क्या कर रहे हो, कि ये हाउ आर यू लोअरिंग योर ओन एक्सपेक्टेशन। और भारत का रिकॉर्ड है, भारत जब आपसे कुछ, भारत से कुछ मांगते हैं ना, कभी देता नहीं है। जब आप क्वालिफाइड होंगे तो भारत अपने आप आगे देगा। जैसे अफगानिस्तान के साथ किया, उसको
उधर एम्बेसी स्टेटस अपग्रेड कर दिया, टेक्निकल मिशन से अभी वो फुल एम्बेसी बन गई। बिल्कुल। तालिबान ने तो नहीं मांगा उसको, भारत ने दे दिया, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन है नहीं और कोई और पार्टी दिखती नहीं उस समय वहां पे। तो आई थिंक वेरी, उनको लगा कि ये कॉर्पोरेट, अमेरिकन कॉर्पोरेट, इसी अमेरिकन कॉर्पोरेट का नेचर होता है, बड़े बेशरम होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से इनके साथ हूँ, और दे आस्क थिंग्स एज इफ दे नो इट, दे विल गेट इट, और या फिर दूसरे को बेइज्जत करते हुए बात करते हैं। इसीलिए कभी कभी मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, सीईओज को, हाउ टू डील विद अमेरिकन, मैं बताता हूँ उनको कि आप असर्टिव हो, रेस्पेक्टफुल होकर भी असर्टिव रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके भाषा में घुस गए तो ऑर्डर चला जाएगा। तो इसको लग रहा था कि वही कॉर्पोरेट टैक्टिक्स खेलेगा डिप्लोमेसी में। जो बिजनेसमैन है कैन नेवर बिकम ए पॉलिटिशियन, पॉसिबिलिटी नहीं होती, और पॉलिटिशियन कैन नॉट बिकम ए बिजनेसमैन, नहीं तो उसका क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। अब यहाँ पे इसने दोनों ही मिक्स कर दिए। पर यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया ना पुतिन ने। उन्होंने भी कहा कि बड़े डिजर्विंग थे, उनको मिलना चाहिए था, लगे हाथ। उन्होंने भी जो कमेटी थी पीस प्राइज की, उसको भी कोस दिया कि देखो उनको सोचना चाहिए था, नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। आप सोचिए इसको कैसे देखा जाए। आपने पूरा समराइज कर ही दिया है, बिकॉज पुतिन का ये कमेंट जो है, ये टिपिकल रशियन ह्यूमर है, कि रशियन ह्यूमर है, अभी उसके जले पे नमक छिड़कते हैं ना, वो काम किया है। आप देखेंगे कि नेतन्याहू ने कल ही ट्वीट किया था, ही मस्ट गेट नोबेल पीस प्राइज। देखिए, जब आप अपनी कमजोरी अपने दोस्तों को या दुश्मनों को बताते हैं, अभी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त नहीं होता, सब लोग अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए आइडियली। और तो अगर आपने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, तो आपको वो चीज कभी देंगे नहीं, या देंगे विथ हैवी प्राइस। मुझे पता नहीं इसने बिजनेस कहां से सीखा है, मतलब इसका कोई सारे बिजनेस ही ऐसे चलते होंगे, केओटिक होंगे, आई डोंट नो। कि आप बोल रहे हो दूसरे को मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा तो आपको प्लेन गिफ्ट करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, उसको आपसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है। और क्या बोलते हैं उसको, कि भागते भूत की लंगोटी सही, यू नो। तो अब ये वाला हिसाब हो गया है कि नाउ जो अमेरिका डूब रहा है, जो निकाल सको निकालो इससे। एग्जैक्टली इसने उस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि अब इसको लगा था कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, तो जो डोमेस्टिक में आर्मीज वो लगा रहे थे, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, 24 बार हो चुका है अमेरिका में आर्मी आई है, फ्रॉम द फर्स्ट यूएस आर्मी का डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन। तो ये 25वीं बार होगा कि अमेरिकन ट्रूप्स आर मैनेजिंग द सिटीज। तो अब उसको छुपाने के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज की बहुत जरूरत थी, और इसको जब मिला नहीं, अब उसके वो सारे जो करतूतें होने वाली है सारे मीडिया दिखाएगी। अभी तो आज तो बड़े खुश है मीडिया वाले अमेरिका, इसको मिला नहीं। खुश होंगे ना वो भी, नोबेल पीस प्राइज मिलेगा मिलेगा, ये सुन सुनकर कहानियां घड़ घड़ कर, उसके फेवर में स्टोरियां लिख लिख कर दुखी हो गए होंगे। तो उनको भी पता था कि कितना पानी में है डोनाल्ड ट्रंप, कितना मिलेगा। लेकिन अमेरिका ने जो चालबाजी खेली है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने काबुल में आधी रात को सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद अब अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया है, तो पाकिस्तान को तो फंसा दिया है बगराम एयरबेस के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, ये जो बागराम वाला पूरा केस था, इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, एक तो यूएसए, एक रशिया, एक चाइना और एक इंडिया। ये 4 कंट्रीज मेन, सबके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान वाज नेवर एन एंटिटी, पर क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अमेरिका का इंटरेस्ट है, तो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को बार बार बुला के क्या करवाना चाहते थे? वो यही चाहते थे कि अमेरिका के डर्टी गेम्स पाकिस्तान खेले अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अभी विक्ट्री किसकी हुई है? वो आरआईसी की हुई है, रशिया, इंडिया, चाइना। और बागराम बेस भारत के लिए भी खतरा है, चाइना के लिए भी खतरा है, रशिया के लिए भी खतरा है। और बागराम बेस तो सबसे पहले रशियन से बनाया था ड्यूरिंग देयर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तब बनाया था। तो अफगानिस्तान बागराम बेस पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, इट विल बी अ वॉर, क्योंकि चाइना भी इन्वॉल्व है। और तो पाकिस्तान ने टीटीपी को अटैक करने के बहाने अटैक किया काबुल के ऊपर। अब काबुल के ऊपर प्लेन से अटैक किया, और फिर बाद में ड्रोन से अटैक किया, प्लस
ऑन द बॉर्डर एरियाज पे अटैक किया, दोनों जगह अटैक किया। तो तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत में है और भारत उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन एड्स की बात कर रहा है, बिहाइंड द सीन तो कुछ और बातें हुई है, लेकिन पब्लिकली तो भारत ने उनको एम्बुलेंसेस दी, अनाज की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसमें बातें हुई है, डेवलपमेंट की बातें हुई है। तो जो प्रॉमिस भारत को दिया उन्होंने वो दिया रेयर अर्थ का, बाय द वे। तो रेयर अर्थ का जो डील्स भारत ने जीती वहां से, गेहूं और अदर सप्लाईज करने के अलावा, प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग। तो वापस अभी अफगानी फोर्सेस, अभी आपको थोड़े दिनों में वो भी न्यूज आ जाएगी कि अफगान आर्मी इज बीइंग रीसेट। अब सिर्फ तालिबान नहीं रहेगा वहां पे, अफगान आर्मी वापस आने वाली है। तो उसको प्रॉपर स्टेटस देके, उसको इज्जत देके भारत ने उसको सपोर्ट दिया कि अब आप खुल के डिसीजंस लो, क्योंकि भारतीय एम्बेसी वहां पर है अगेंस्ट अमेरिका ऑल्सो। अगर आप स्टैंड किया बागराम के लिए, और इसलिए आप देखेंगे कि चाइना ने भी भारत को अलाउ कर दिया। तो इट्स ए मल्टीनेशनल गेम ओवर देयर, मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजी। और ये इट्स फॉर द गुड ऑफ अफगानी पीपल, बाय द वे, गुड फॉर अफगानी पीपल, गुड फॉर आवर, क्योंकि हमारा तो फ्रंटियर है अफगानिस्तान। तो हम वो पुराने नक्शे पे जा रहे हैं वेयर अफगानिस्तान वाज फ्रंटियर नेशन। जैसे फ्रंटियर गांधी होते थे जो काफी हिंदुओं के पक्ष में बोलते थे ज्यादातर। तो वी आर गोइंग बैक टू, तो महात्मा गांधी की लेगेसी खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी की लेगेसी वाज पाकिस्तान, तो उसके लेगेसी खत्म हो जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान को हमने कंट्रोल किया तो भारत में अपोजिशन विल बी कंट्रोल, क्योंकि वो सारा पाकिस्तानी अपोजिशन है, उनके टॉकिंग पॉइंट सिमिलर है। और जब उनके आका चाइना भारत को बोल रहे हैं हम आपको देंगे रेयर, बट आप वेस्ट में मत भेजना, क्यों भेजेगा भारत? भारत ऐसे डेवलप इट्स ओन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और सेमीकंडक्टर्स तो पहले भी थे, फ्यूचर अभी भी फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। तो आई थिंक ये जो पूरा गेम है इसको आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स के थ्रू देखना पड़ेगा कि कौन, हु इज गेनिंग द मैक्सिमम इन दिस डील। तो आपको पता लगेगा रशिया इज गेनिंग, चाइना इज गेनिंग, भारत इज गेनिंग, अफगानिस्तान इज गेनिंग, देन व्हाई डू वी नीड पाकिस्तान? तो इसलिए पाकिस्तान को उकसाया अमेरिका ने कि आप यहाँ से थोड़ा गड़बड़ी बचाओ वहां पे, लेकिन उसमें पिटाई होगी नूर खान बेस पे वापस। तो सबको मालूम है कौन गेम्स खेल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान वेस्ट से कैसे बचता है, और शायद पाकिस्तान के विरुद्ध ईरान भी जुड़ जाए इस बार, क्योंकि ईरान में भी उसने ही गड़बड़ी की। और फिर मुताकी जो भारत में 7 दिन के लिए आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भारत की कंपनियां इन्वेस्ट करें, रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करें, गैस को एक्सप्लोर करें, तो ये तो अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा है ना। वो भारत को कहां तो टैरिफ लगा लगा कर पीछे धकेलता जा रहा है, और कहां भारत 1-to-1 रिलेशंस अपने सुधार रहा है अपने नेबर्स के साथ भी और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी। अमेरिका को नेट लॉस जो होगा, जस्ट ऑन एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, बाकी होगा तो कवर ही नहीं कर रहा, ऑन एजुकेशन इज $350 बिलियन a year, $350 बिलियन एक साल का। तो 5 साल में आप लगा लीजिए कि कितना नुकसान उसको होने वाला, ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन। ठीक है, अमेरिका ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। प्लस सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में तो अपोजिशन शुरू हो गया उसको। सिलिकॉन वैली was built by भारतीय people for America, और भारतीयों को रियलाइज हो रहा है they could have done the same thing for India। हो सकता था अगर वो रिजर्व करेंसी डॉलर वाला पेमेंट का सर्विसेज वाला मॉडल नहीं होता तो नाउ सिलिकॉन वैली अमेरिका से शिफ्ट कर जाएगी, बिकॉज विदाउट भारतीय इंजीनियर्स दे कैन नॉट सस्टेन। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली में चाहे जितना भी रोल है, आप वो भारतीयों को नहीं हटा सकते। अगर वो फोर्स करके हटाते हैं तो दे विल लूज ए मेजर इकोनॉमिक सेंटर ऑफ अमेरिका। पूरी इकोनॉमी जो अमेरिका की टेक्निकल ड्रिवन है, एआई ड्रिवन है इस समय, तो मतलब एआई तो जस्ट हवा में नाम है एक्चुअली, बट जनरली इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और उसका वैल्यूएशन 30 to 40% कम हो जाएगा विद इन 2 years। तो बहुत भयंकर इकोनॉमिक प्लान्स, जो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इज हेल्पिंग इंडिया टू कम बिकम नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है।
लेकिन आप ये देखो कि जैसे पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में जाकर भारत को धमकी दी थी, मुताकी भारत के दौरे पर आए, यहाँ बैठकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और साथ ही साथ ये भी भारत से कहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे, मिलकर आतंकवादी संगठनों का सफाया करेंगे। ये बात भी मुताकी ने कही है। एक्चुअली क्या है कि भारत का और अफगानियों की पहली बात तो ये कि अफगानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, उनको उनको 30% आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो मुसलमान है, वो है उनको, क्योंकि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो तो शिव भक्त होने चाहिए आइडियली, मतलब मेरी बुक्स के अनुसार, लेकिन स्टिल वो लोग अपनी जमीन के लिए लॉयल है। पाकिस्तान के तो है ही। आप पाकिस्तान से पूछो आप कहाँ से आए हो, मैं इराक से आया हूँ, मैं अफगान से आया हूँ, मैं पाकिस्तान, कुछ भी बोलेंगे अदर देन पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तानी की आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनको जमीन उनको गिफ्ट दे दिया गया भारत की तरफ से, जिसके दे आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव इट बाय द वे। और वो जो कृत्रिम नाम है, आर्टिफिशियल नाम है पाकिस्तान, वो 1935 में क्रिएट किया गया था। तो आई थिंक पाकिस्तान का आइडेंटिटी जो है इट इज अब जीरो हो जाएगा, एंड पाकिस्तान इज वो हर तरफ से उसको नुकसान होने वाला है। भारत की तरफ से भी होगा, अमेरिका उसको ऐसे छोड़ेगा कि पाकिस्तानी को पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनको चाहिए था एक बेस। तो अब ये सब गेम्स के बाद लग रहा है उनको, दे आर ट्राइंग टू यूज पाकिस्तान टू गेट ए बेस इन बगराम, नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से वो चाइना पे कुछ जा नहीं सकते। और अभी एशिया को रियलाइज हुआ है व्हाई अमेरिका शुड बी इन्वॉल्व इन एशिया इटसेल्फ। तो मुझे ऐसा समय दिख रहा है कि अमेरिका विल बी कंप्लीटली ए नॉन एंटिटी इन एंटायर एशिया, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं कि भारतीय नेवी के फुटप्रिंट बढ़ते जा रहे हैं। फिजी में है, न्यू कैलेडोनिया में है, पापुआ न्यू गिनिया में है, तो वी आर इंक्रीजिंग फुटस्टेप्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की दिक्कतें इसलिए भी बढ़ सकती, कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान को ठोक दें? वैसे तो पाकिस्तान में लाहौर में देखो कैसे गदर मचा हुआ है, वो तहरीके लब्बाक पार्टी जो है वो किस तरह से हमास के साथ जो समझौता था इजराइल का, उसमें जो दस्तखत किए मुल्ला मुनीर ने, उसको लेकर कितने बवाल काट रहे हैं। देखिए, तालिबान का मेन रोल होगा अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, सिर्फ तालिबान या अफगानी पीपल वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, इनफैक्ट भारत से भी ज्यादा चिढ़ते हैं, भारत के लोगों से भी ज्यादा चिढ़ते हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान का मतलब मिलिट्री सॉल्यूशन एक तरीके से है कि उसकी पूरी विल टू फाइट तोड़नी पड़ेगी, पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पाकिस्तानी मिलिट्री को। और भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी कि सिंधु नदी शुड बी ऑलवेज इन भारत, और अफगानिस्तान को जो बॉर्डर एरियाज चाहिए, खैबर पख्तूनवाला और जो भी उस तरह के एरियाज है, वो सब अफगानिस्तानी ले। आई थिंक यही सॉल्यूशन है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो आर्टिफिशियल स्टेट है क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश इंटेलिजेंस फॉर द वेस्टर्न व्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी। क्लियरली महात्मा गांधी जिन्ना का साजिश थी और नेहरू थी, और तीनों के तीनों ब्रिटिश एजेंट थे। तो आई थिंक ये करेक्शन होना बहुत जरूरी है, और भारत को तो पाकिस्तानी एम्बेसी बंद करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और डिप्लोमेटिक क्यों, कब तक हम लोग इन लोगों से परेशान होते रहेंगे, क्योंकि दे यूज देयर एम्बेसी फॉर अदर मींस। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन पाकिस्तान के लिए, आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर इज इन वेरी मच क्वेश्चन। बलोचिस्तान का फ्रंटियर शुड बी द भारत का फ्रंटियर, और जिलजिल बाल्टिस्तान का फ्रंटियर भी भारतीय फ्रंटियर होना चाहिए। और बाकी जो पार्ट्स है पाकिस्तान के, वो भारत और अफगानिस्तान या ईरान सबको डिवाइड करने पड़े। ईरान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे हिसाब से भारत के अंदर ही होने चाहिए बाकी सारे। बट एक आउटकम तो मुझे दिख रहा है इमीडिएटली पीओके का, वो तो दिख ही रहा है क्लियरली।
पीओजेके को लेकर ही तो हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था ना कि पाकिस्तान के अब की बार 6 टुकड़े होंगे। आप देखो पीओजेके का बवाल मचा हुआ है, वहां केपीके का बवाल मचा है, यहाँ बलूचिस्तान का, और टीटीपी ने तो अभी कितने पाकिस्तान आर्मी के 11 जवानों को मार डाला है, वहां रोज हमले हो रहे हैं। और ऐसे में एक और पंगा ले लिया पाकिस्तान ने काबुल पर हमला करके। तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद कुल्हाड़ी पर पैर रख रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा कुल्हाड़ी में पैर रखा है और भारतीयों ने हमेशा उसको बचाया है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पाकिस्तान को, अभी भी सिंदूर में भी देखिए कितना हम कर सकते थे, हमने फिर भी छोड़ दिया उनको पहले ऑपरेशन में। अभी चल ही रहा है, सिंदूर तो चल ही रहा है। बट भारत को भी अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा कि अगर सिंधु माता बुला रही है तो ले लो, रोको मत। सिंधु माता तो हमारी नदी है, हमारे ऋग्वेद में है, तो उसको अपना पूरा क्लेम हमारा बनता है, ऋग्वेद से बनता है, तो वी शुड टेक इट। तो और पाकिस्तान नाम को तो डिलीट कर दिया जाएगा यूएन से। वो तो सिंपल सा रिक्वेस्ट डालना है कि इट डजंट सीज टू एग्जिस्ट एज अ नेशन, और डिलीट करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भारत को इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। हर बार जब भारत कमजोर पड़ता है डिसीजन मेकिंग में, तब प्रॉब्लम होती है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये स्टेट चलता ही रहता है, भारत ही वैसे चल रहा है। तो अब उसको हमको वापस बोलना पड़ेगा, भाई वो इलीगल था पार्टीशन, वी वांट लैंड बैक। आपको पाकिस्तान नाम रख के आप सऊदी अरेबिया में बना लो, नो प्रॉब्लम, आपका तो अलायंस है उनके साथ, यमन में बना लो पाकिस्तान, और यही तो लंदन तो आपके है ही, चले जाओ वहां पे। लंदन में तो हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी जाए शिप भर भर के। जी, एक तरफ तो नोबेल पीस प्राइज के नामों का ऐलान हो रहा था, और दूसरी तरफ वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो अब तो मुझे लग रहा है चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा वेनेजुएला के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दे दिया, तो अब तो मेरे पास और रीजन है उन पर अटैक करने के, क्योंकि वो तो पर्सनल लेवल पर चलते हैं ना, वो देश के बारे में थोड़ी सोचते हैं। तो आपको लगता है कि मादुरो की बातों में कहीं दम है, अमेरिका हमला कर सकता है वेनेजुएला पर आने वाले 24 घंटों में? ऑलरेडी कर रहे हैं वो, अमेरिकन प्लेन्स काराकास के ऊपर उड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका को मालूम होना चाहिए, अगर उन्होंने हमला किया तो पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका के विरुद्ध काम करेगा। ऑलरेडी मैक्सिको ने अनाउंस कर, मैक्सिको के जो ड्रग कार्टेल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि कोई भी जो सफेद अमेरिकन मैक्सिको में घुसता है वो हमारे लिए किडनैप का टारगेट है, सफेद से। मैं जब जाता हूँ वहां पे बोलता हूँ मैं तो इंडिया से हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल मिलती है उन सबके साथ, तो हमारा सेम ब्राउन स्किन है सबका। तो ये ऑलरेडी बोल दिया, तो पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका यूएस के विरुद्ध काम करेगा। चिले, बोलीविया, उरुग्वाय, इसीलिए उन्होंने अर्जेंटीना को खरीदा। आप देखा, उसका $20 बिलियन दिए और उसका पेसोस खरीद लिए, इसीलिए खरीदा क्योंकि ब्राजील तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट है। सो ओनली वन कंट्री विल रिमेन अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, और वो नाजी कंट्री है अर्जेंटीना। तो इसलिए डर रहे हैं ट्रम्प, क्योंकि इसके बाद जो होगा, बॉलीवेरियन आर्मी काफी क्रूअल मानी जाती है। तो पूरा बॉलीवार का जो मूवमेंट है वो इंटीग्रेटेड मूवमेंट है। तो बहुत बार मैं उस जगह को जानता हूँ, मतलब मेरी स्टडी के जाता था तो मुझे मालूम है। तो दैट प्लेस विल रिवोल्ट, और इससे अमेरिकन बिजनेस को बहुत नुकसान होने वाला है। तो इवन इफ ट्रम्प वांट्स, वहां पे अटैक नहीं कर सकते, ये करेंगे मुश्किल, ये भी गलत स्टेप लेने वाले। लेकिन हमास को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिरे चढ़ता दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी मंडे या ट्यूसडे तक वो लोग बंधकों को छोड़ेंगे, हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे, लेकिन वो होता दिख रहा है आपको? पैलेस्टीनियंस और पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं है, वो जो बोलते हैं कभी करते नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। यूक्रेन भी ऐसे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमास, जो कि प्रमोटेड बाय यूएस एंड ईरान, ऑल दिस पीपल आर प्रमोटेड, कि वो इस कोई भी स्टेप ऐसा लेगा। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट जो है एक तरीके का मधुमक्खी का छत्ता है, ना सऊदी अरेबिया चाहता है अमेरिका बाहर निकले, क्योंकि जैसे अमेरिका वहां से बाहर जाता है पूरा एक्सप्लोड होने वाला है, और इजराइल किसी को नहीं छोड़ने वाला, किसी को नहीं, और वो आपस में भी लड़ने वाले हैं। तो अमेरिका को लग रहा था कि तेल निकालेंगे और ऐश करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब अमेरिका इज फुल्ली इन्वॉल्व, उसके सभी बेसिस पे अटैक होगा, वो विड्रॉ करते हैं। ये वही हालत होने वाली है जो अफगानिस्तान से हुई थी, जहाँ पे अमेरिकन को हेलीकॉप्टर में निकलना पड़ा था। तो इसलिए ये
कॉन्फ्लिक्ट मुझे तो कहीं एंड होता दिखता नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये लोग कभी होस्टेजेस को वापस करेंगे, क्योंकि बचा ही नहीं है। शायद 2 ही और 3 लोग ही जिंदा है, बाकी सबकी तो डेड बॉडीज के रिटर्न होने की बात हो रही है। ओके, तो इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये सारा ड्रामा था नोबेल पीस प्राइज के ऊपर। अब वो मिला नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप खामोश तो बैठेंगे नहीं, अपने इरादे उन्होंने साफ कर दिए हैं, व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया। तो अब जितना आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, आपको क्या लग रहा है, हालात कहां कहां और बिगड़ेंगे, वॉर कहां कहां और शुरू होगा, वेनेजुएला नंबर 1 टारगेट होगा? देखिए, एक तो अमेरिका देख रहा है सिविल वॉर की तरफ, दैट इज वन, तो अंदर की तरफ शुरू हो जाएगा। जो वेनेजुएला में अगर अटैक हुआ, तो अमेरिका के अंदर साउथ अमेरिका के जो लोग हैं सारे, लैटिन अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, उन सब ने एक तरीके से काउंटर अटैक करना इन सबके ऊपर, और तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिसिज्म वॉर शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा ही होगा कि पोप ने, अमेरिकन पोप है इस बार, उसने, अमेरिकन पोप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वहां पे कैथोलिसिज्म को मारा जा रहा है, तो उसने ऑलरेडी वहां से शुरू कर दिया है। और जो ब्रिटिश चर्च का जो मोनार्क है वो प्रो इस्लाम, तो वो भी प्रो कैथोलिसिज्म है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो चर्चेज हैं, जो इंग्लिश चर्च ऑफ इंग्लैंड से इन्वॉल्व है, तो चर्च के अंदर ही डिवीजन होगा लड़ने के लिए आपस में। तो ये सिविल वॉर की सिचुएशंस हैं, जिसको अभी टकर कार्लसन ने भी कंफर्म किया, कि कल लॉन डीमन ने भी कंफर्म किया, और बाकी अमेरिकन कमेंटेटर्स भी कंफर्म करे ऑन बोथ साइड्स। ऐसा नहीं कि एक साइड से बात हो रही है। तो अगर वेनेजुएला पे आक्रमण होता है, तो ये इसीलिए सिटीज के अंदर नेशनल आर्मीज भेजी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बड़बोले हैं, जिस तरह से बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं, तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। अभी तो वो सल्व कर रहे होंगे कि क्यों उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, तो रिएक्शन तो जरूर होगा, और यही सब देखने को मिलेगा कि वेनेजुएला को टारगेट कर सकते हैं, और वेनेजुएला को टारगेट क्या, तो सिविल वॉर जैसे हालात अमेरिका में पैदा हो जाएंगे। तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के हालात इस वक्त एक जैसे ही हैं, और इसके लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। आदित्य जी, आपने समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।